नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खरीदारी की पेमेंट किया, फिर मार दी दुकानदार को गोली। आपसी रंजिश में मुजफ्फरपुर में गोलीकांड, दहशत में पूरा परिवार। दो कट्ठा जमीन के लिए हुई थी कांटी के कुशर सैनी की हत्या। पुलिस ने बाप बेटा समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और शर्म आनी चाहिए, लालू यादव को भारत रत्न की मांग पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद के नवा नगर निजामत के डालरा चौक के पास स्थित किराना व रेडीमेड कपड़ा दुकानदार सुधीर ठाकुर के पुत्र दीपांशु कुमार को शुक्रवार की रात बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। उन्हें सीएचसी ले जाया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर मेडिकल भेज दिया, जहां से परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल दीपांशु कुमार ने बताया कि 2 युवक उनकी दुकान पर पहुंचे, रेडीमेड कपड़े की खरीदारी की, कपड़े का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इसके बाद दुकान से बाहर निकलते समय एक युवक ने गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों के जुटने के पहले दोनों युवक भाग निकले। गोली से घायल दीपांशु कुमार ने गोली मारने वाले को पहचान लेने की बात कही। बताया कि गोली मारने वाला उनके ही गांव का निवासी है। इस घटना के पहले बीते 12 मई को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साहिबगंज के परिसर में उनके बड़े भाई हिमांशु कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने मामले की छानबीन की। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस ने एक खोखा बरामद किया, साथ ही पूछताछ के लिए 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद घायल का पूरा परिवार दहशत में है। घायल के पिता सुधीर ठाकुर ने कहा कि अपराधी उनके पूरे परिवार को खत्म करने की फिराक में लगे हैं। उससे अच्छा होगा कि पुलिस ही उनके पूरे परिवार को खत्म कर दे। दुकान पे अपने बैठे हुए थे, कपड़ा का दुकान है डाला चौक पे। वो आया, कपड़ा लिया 1350 का, 1300 पेमेंट किया फ़ोन पे पर और चला गया। फिर हम बाहर निकल के टेबल पर बैठे हैं, पीछे से आके वो फाइन लोड किया तो हम पीछे घूमे हैं। तो पहला फायरिंग कटपट्टी से निकल गया, सटा नहीं है। हम भागने लगे तो पीठ में फिर दूसरा गोली मार दिया वो। हत्या के नियत से आया था? हाँ। पहचाने कौन लोग? उसको नहीं पहचाना, लेकिन हमारे गांव का वो रिश्तेदार है, क्योंकि गांव का बच्चा उसको देखे प्रणाम किया हो, हमारे दुकान पर उसको पैर छू प्रणाम किया है। चेहरा ढका हुआ था या खुला? मास्क लगा हुआ था। 2 आदमी थे? हाँ। आप पैदल आए थे? बाइक? हमारे दुकान में पैदल ही आए थे। कैमरा वगैरह लगाए हुए थे दुकान में? कैमरा नहीं लगा, अभी तो ओपनिंग किया 7 तारीख। क्या लगा, किस चीज़ का दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसा निकल रहा है? पहले हमारा इसका भाई जो हत्या कर दिया था 6 महीने पहले। आप बताइए, आपसे ले लेंगे जी। अब 6 महीने पहले हमारे भाई की हत्या कर दिया गया था। उसी में उस सबका नाम है केस में, अभियुक्त थे उसका? हाँ। तो सब जेल से कब निकला? अभी तो भागा फरार ही चल रहा है ना, अभी पकड़ाया नहीं है ना कुछ पकड़ाया, कुछ फरार चल रहा है उसमें। नाम क्या है उन लोग का? पप्पू सिंह उर्फ संजय सिंह। वही लोग पर शक है आपको? हाँ। गोली भी निकाल दिया गया था? हाँ, गोली निकल गया। क्या वो गोली लगा था? एक गोली लगा था। किस चीज़ का दुकान? कपड़ा का? कपड़ा का और किराना दोनों है। साजिश हत्या करने के किया, हत्या लोग सब मिलजुल करके हत्या किया। करवाने वाला गांव का ही है, संजय सिंह और पप्पू सिंह। वही हत्या किया पैसा दे करके। जो उसमें पकड़ करके गुजरात से आया अपराधी, वो अपना स्वीकृति बयान में स्वीकारा हुआ है कि 5 लाख रुपया में हमको तय किए थे हत्या करने के लिए।
तो वो गुजरात से पकड़ के आया, सब कुछ बयान में दिए हुए हैं। फिर भी संजय सिंह को आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। FIR में नाम भी है। DSP क्या किए हम लोग के साथ में बिक गए कि क्या किए। DSP से बहुत विनती किए हम कि सर इसको कुछ कीजिए, कहाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किए। आज हमारा मैं फिर दूसरा लड़का पर गोली चला है। क्या वो लड़का? 2 लड़का, एक का हत्या हो चुका है, दूसरे को मारने की साजिश? दूसरों के मारने का साजिश। क्या मतलब पूरे परिवार को खत्म करना? हाँ, यही उनका मंशा है। तो हम तो DSP से यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने हाथ से ही मार दीजिए। अपराधी के मरने से बढ़िया है। नहीं, आप नया दिलवाइएगा तो मार दीजिए अपने से। पैसा लेकर के आप बिक रहे हैं तो यही कीजिए। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं है अभी तक। अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अभी हम लोग को सूचना मिला है कि एक साहेबगंज के जो है सो माँ जानकी में भर्ती हैं, उनका जो है सो फर्द बयान लेने हम आए हुए हैं। अय्यापुर थाना से? जी, अय्यापुर थाना से। क्या कुछ बता रहे हैं परिवार वाले? ये लोग बता रहे हैं कि साहेबगंज में जब ये अपने दुकान पे थे उसी समय जो है सो 2 व्यक्ति आए और एक तीसरा व्यक्ति भी था जो तीनों पैदल लाया था। कुछ सामान जो है सो लगभग 1300 का कपड़ा खरीदा। उसके बाद जो है सो इनको गोली मार दिया। गोली मारने के बाद वो तीनों जो है सो भाग गया है। एक और सूचना है कि जब वो तीनों आया है उस समय में जो है सो कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसको प्रणाम भी किया है। तीनों मास्क लगाए हुए। अभी तक की ये सूचना है, इसमें पुलिस अपना कार्रवाई बयान कर आप लोग भेज रहे हैं? अभी जस्ट फर्द बयान करके हम लोग भेज देते हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के लसगरीपुर निवासी 48 वर्षीय कुशहर सैनी की 2 कट्ठा जमीन के लिए 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पहले कुशहर सैनी को अगवा किया, उसके बाद उसकी हंसुआ से काटकर हत्या करने के बाद शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया। शुक्रवार की सुबह मुसहरी थाना क्षेत्र के रजवाड़ा में कुशहर सैनी का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के मिठनसराय माधोपुर निवासी मुख्य आरोपी राकेश कुमार, कांटी थाना क्षेत्र के कलवाड़ी निवासी शंकर सहनी और उसी गांव के रंजीत कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि यह तीनों अपराधी का मृतक से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर मुकेश ने यह साजिश रची और शंकर और रंजीत के साथ मिलकर कुशहर सैनी को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया। ये मामला है कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 23/10/24 को सूचना प्राप्त हुई कि जो लसगरीपुर के निवासी हैं कुशहर सहनी, उनका अपहरण कर लिया गया है। तो 24/10/24 को 566/24 केस दर्ज किया गया, अपहरण का केस दर्ज किया गया। और हमारे जो ललन कुमार रजनीकांत और हमारे जो कांटी थाना अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग अपहरण का जो केस दर्ज हुआ था तो उनकी खोजबीन हम लोग करने लगे। खोजबीन के क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि ये इसका जो अपहृत था कुशहर सहनी, जो लसगरीपुर का रहने वाला है, इसका टेम्पो एक जगह बरामद हुआ कि टेम्पो वहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो टेम्पो के आधार पर वहाँ से जांच प्रारंभ हुई और पता चला कि जो कुशहर सहनी का एक ज़मीनी विवाद, जहाँ टेम्पो लगा था उसी के बगल में वो अपना ज़मीनी विवाद था जिसमें वो घर बना रहा था। तो वहाँ से हम लोग जांच प्रारंभ किए। जांच के क्रम में पता चला कि आखिर ये टेम्पो से कैसे आया। तो लोगों ने बताया कि एक राकेश सहनी नाम का व्यक्ति है जो कि कुशहर सहनी को अपने साथ टेम्पो पर बिठा के ले गया था। टेम्पो जहाँ लगा था वो शंकर सहनी का घर है, जो कि है फतेहपुर कलवारी में। तो वो वहाँ पर टेम्पो हम लोग बरामद कर लिए। वहाँ जब शंकर सहनी के घर में और आगे जब हमने किया अनुसंधान हुआ तो वहाँ उसका पैंट, शर्ट, पैंट वगैरह सब मिला। इसके आधार पर डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। अभिषेक आनंद जो कि SDPO हैं उस क्षेत्र के, इनके नेतृत्व में डॉग स्क्वाड भी काम किया। डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर उसी के इर्द गिर्द वो अपना कार्य कर रहा था और 150 गज दूर गया कुत्ता, 150 गज दूर जा कर के एक जगह पर पॉइंट आउट किया जहाँ की थोड़ा सा खून का धब्बा वगैरह था। तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि शंकर सहनी द्वारा ही काम ये किया गया है। फिर बाद में राकेश सहनी जो कि कुशहर सहनी को अपहरण के वक्त साथ ले गया था, तो बाद में ये मामला सामने आया कि कुशहर सहनी शंकर सहनी के यहाँ
मजदूरी का काम करता, ये राकेश सहनी शंकर सहनी के यहाँ मजदूरी करता था और उसने कुशहर सहनी और शंकर सहनी के बीच जो संपत्ति विवाद था, इसलिए राकेश सहनी को ही यूज किया था कि लेके आओ। और ये लोग 150 गज दूर जा कर के एक सुनसान जगह पर शंकर सहनी ने कुशहर सहनी जो अपहृत था उसका गला दबा दिया था और उसका बेटा रंजीत कुमार, जो कि रंजीत सहनी भी कह सकते हैं, रंजीत सहनी हसिया से उसके पेट में वार करके उसका आंतड़ी बाहर कर दिया। और फिर ये लोग आगे कलवारी घाट है, वहाँ पर इन्होंने उसको गंडक नदी में फेंक दिया, जो कि वो डेड बॉडी बहते हुए मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चला गया था। वहाँ से जो हमारी टीम थी जिसमें रजनीकांत, अभिषेक मिश्रा, ललन कुमार और भी सारे लोग थे और थानाध्यक्ष स्वयं थे, ये लोग वहाँ जाकर मुसहरी थाना अंतर्गत वहाँ जाकर के डेड बॉडी को पहले बरामद किया और फिर बाद में तब जब पूछताछ की गई तो राकेश सहनी ने इस घटना को स्वीकारा। उसने बताया कि शंकर सहनी, हम और उसका बेटा तीनों मिलकर योजना बनाए थे और परवल का लत्ती रोपने के बहाने हम लोग उसको लेके गए थे। चूँकि ये कुशहर सहनी सब्जी व्यवसायी भी था तो ये परवल खरीदने और परवल के लत्ती में काफ़ी विश्वास रखता था। तो जमीनी विवाद है और इस जमीनी विवाद में तो एक बहुत बड़े कांड का उद्भेदन किया गया और एकदम जेन्युइन लोगों को। बरामद क्या हुआ? बरामद वो तो शर्ट पैंट उसका बरामद हुआ है अपहृत का और मृतक का। पिछले 17 जनवरी से लापता मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के जिराती टोला निवासी 10 वर्षीय सनी कुमार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सकुशल बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि साहिबगंज के जिराती निवासी रंजीत शाह ने थाने में आवेदन देते हुए कहा था कि उनका पुत्र कॉपी कलम खरीदने के लिए बाजार गया था और वहां से वह गायब हो गया। वहीं 28 जनवरी को एक फ़ोन कॉल आया और फिरौती की रकम मांगी गई। इसके बाद पिता अपने पुत्र के सकुशल बरामदगी के लिए दिन रात एक कर दिए और परेशान हो गए, लेकिन सनी का कोई पता नहीं चल सका। फिर परिवार वालों ने एसएसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक बरामदगी की गुहार लगाई थी। पुलिस भी मामले की गंभीरता से जांच में जुटी रही, लेकिन कोई सबूत हाथ न लग रहा था। इस बीच पिता के भी बयान अदल बदल के सामने आने लगे। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही थी, कोई आपसी रंजिश है या फिर फिरौती के लिए अपहरण। आपको बता दें कि बीते दिनों एक कॉल लड़के की चाची के फ़ोन पर आया और सनी कुमार होने का दावा करता है और अपना लोकेशन बताया कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद सनी को साहिबगंज लाया गया और पुलिस शनिवार को उसे कोर्ट में बयान के लिए ले गई। सनी कुमार भाई बहन में अकेला है और मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता बाहर रहकर काम करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सनी को घर वाले मारते पीटते थे, जिस कारण वह घर से भागने का प्लान बनाया और भाग भी गया। 9 महीने के बाद घर वालों से संपर्क करता है, तब इसका पता चला। कब आया था फ़ोन? आया था एक बार, परसों आया था फ़ोन। अच्छा, फिर बात हमसे यही किया, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाए। यही डायरेक्ट बात हुआ कि पहले दूसरा कोई फोन? नहीं, फ़ोन यही किया था, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाए। क्या बोला? बोला कि आधार कार्ड मोबाइल पर भेज दो। हम बोले कि ऐसे कैसे भेज देंगे, एक बार वीडियो कॉलिंग बात करो फिर हम आधार कार्ड भेज देंगे। ये बोला कि हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। फिर दूसर कोई हमसे बात किया तो बोला कि यही आपका बच्चा है। जो फ़ोन से कॉल किए थे आज बात किया है आपसे? आज नहीं, उसी दिन बात हुआ था शाम को, परसों शाम को हुआ था। दूसर कोई हमसे बात किया, वही नंबर से दूसर कोई बात किया। हम फंस जाओ ना, तू नहीं करेगा ना। दूसर कोई बात किया हमसे, ठीक है, और बोला कि बच्चा आपका है। हम बोले कि एक बार वीडियो कॉलिंग बात करके आप कैमरा बैक करके खाली उसको दिखा दीजिए, अगर बच्चा होगा तो हम वहाँ आ जाते हैं कल। तो बच्चा कैमरा बैक करके दिखाया तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचा तो फिर हम उससे बात किए, यहाँ आइए वहाँ आइए। फिर गंगा घाट भेटाया हमें, अयोध्या में गंगा घाट भेटाया। घर से अपने चला गया था या कैसे? खुद से गया था, ये घूमने गया था। हाँ, पता है पूछताछ में? हाँ। लड़का आया है अयोध्या से, अपने पापा को फ़ोन किया था और वहीं से ही आया है। ठीक, अयोध्या में वहाँ पे ही वीडियो का काम करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का। तो घर को सूचना नहीं दिया था? गया था तो नहीं, घर को सूचना कुछ नहीं दिया। फिर अचानक ही कॉल किया है
और आया है, उसमें स्वजन जाके लेकर आए हैं। स्वजन लेके आया है। काहे इस तरह लगा कि कुछ पता है? ये तो नहीं बताया है कुछ भी अभी, अब देख लेते हैं, बयान करवा लेते हैं, उसके बाद फिर ले जा रहे बता। हैं कोर्ट में। जी, बयान के लिए ले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राजद के लोगों को ज्ञान का अभाव है, इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं जिसके द्वारा बिहार आज पूरे देश में शर्मिंदा महसूस करता है। लालू यादव पर जितने केस दर्ज हैं उसको लेकर के आज भी न्यायालय में कई मामले में विचाराधीन है। क्या यह संभव है कि भारत रत्न जैसे एक महान कृति और पुरस्कार को एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो बिहार को शर्मसार करता है, जिसके कार्यकाल में कई बड़ी हत्याएं, नरसंहार, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य कृत्य हुए हैं। आज भी बिहार के लोग जंगल राज के उस कृत्य को लेकर सिहर उठते हैं, जिसकी वजह से बिहार आज शर्मसार महसूस करता है। उसके लिए भारत रत्न की मांग करना बेहद ही शर्मनाक है। अगर मांगना ही है तो बिहार में कई अन्य विभूति हैं, उसके लिए करे मांग। डिप्टी सीएम ने शराब से मौत के मामले को लेकर कहा कि हमारी सरकार इस अति गंभीर मामले में बेहद ही संवेदनशील है। हम माफिया लोग को नहीं बल्कि असली हत्यारे की भी तलाश कर रहे हैं और हमारी पुलिस उसको ढूंढ निकालेगी। जिस विषय के संदर्भ में बैठक थी उस विषय के संदर्भ में आप लोगों को हमने बताया है। शेष विषय वो अलग से है, वो अलग से बात होगी और इसके संदर्भ में पहले भी बात हो चुकी है। शांति समिति का मामला जो है आपके समक्ष उठाया गया है सर। शांति समिति का समीक्षा किया जाएगा। कई वर्षों से शांति समिति में कई लोग का नाम है, अब सक्रिय भी नहीं है, बदलाव की जरूरत है। जिलाधिकारी को हमने कहा है कि इसकी समीक्षा कर करके इसकी गंभीरता और महत्ता के अनुकूल इस व्यवस्था को आप पुनः बनाने का काम करें। लालू यादव को भारत रत्न देने का मांग, राष्ट्रीय जनता ने लालू यादव को भारत रत्न देना सबसे सुयोग्य। निश्चित तौर पर राजद जंगल राज के पुरोधा, भ्रष्टाचार के मसीहा को तो निश्चित तौर पर राजद के लोग जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, उसी कीर्ति के अनुकूल वो पुरस्कार मांग रहे हैं। और लालू यादव से ज्यादा भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता माननीय न्यायालय के द्वारा, उनको तो वो बिहार के सबसे बड़े रत्न है, जिस रत्न पर बिहार के लोग दूसरे राज्य में कितने शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये बिहार के नौजवान जानते हैं। शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को भारत रत्न की मांग करते हुए। अरे उस बिहारी का भारत रत्न के लिए मांग करो जिससे बिहारी गौरवान्वित होता है, जिससे बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता है। जो जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर बिहार को बर्बाद कर दिया, जातीय उन्माद, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाया, और ऐसे व्यक्ति पर जिसको गर्व महसूस होता है, हमको वैसे शर्मसार होने वाले लोगों के प्रति कुछ नहीं कहना है। बिहार में एक से एक रत्न है, एक से एक अच्छे काम करने वाले लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों का चयन की प्रक्रिया भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी की नजरों में है। और बिहार के जो विरासत ठहर गई, जो विरासत देश को गौरवान्वित करता था, विश्व में पहचान बनाता था, उस विरासत को अपने नौजवानों तक पहुंचाने के लिए अटल सभा भवन का कला संस्कृति विभाग से, जिसमें हमारे ऑडियो वीडियो का स्टूडियो भी रहेगा, प्रशिक्षण भी होगा, और उस विरासत की पहचान और उस विरासत को नाट्य के रूपांतरित कर करके हम लोग उत्साहित भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई लोग भारत रत्न के अंतर्गत वो नाम उभर करके आएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठी है।
इसके लिए मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रंजीत रजक ने उठाई है। राजधानी में बड़े बड़े बैनर लगने के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें भारत रत्न नहीं, लूट रत्न से नवाजा जाना चाहिए। इस पर राजद विधायक मुन्ना यादव और निरंजन राय ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव लूट रहे थे तो सम्राट चौधरी के बाबूजी उनके पीछे पीछे क्यों घूम रहे थे। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। जिस व्यक्ति ने कभी ब्लॉक नहीं देखा हो उस व्यक्ति को उन्होंने विधायक और सांसद बनाकर सदन में भेजने का काम किया है। ऐसे नेता को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए और हम तो कहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। उनके जैसा नेता न कभी पहले पृथ्वी पर हुआ है और न ही कभी आगे होगा। आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसी सेवाएं शामिल हैं। राजनीति से अलग हट के बात करो हमसे तो बिहार में, और मैं तो समझ रहा हूं कि बिहार में लालू जी से बड़ा कोई लीडर है क्या? आम जन के लिए लालू जी से बड़ा कोई है सोचने समझने वाला? सत्ता के लालायित लोग भरी जो आरोप लगा दे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लालू जी गरीब के मसीहा हैं। जिसको जो है कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, चप्पल जूता नहीं पहनने दिया जाता था, जिसको ब्लॉक के गेट नहीं देखा हुआ था, उन तमाम गरीब गुरुओं को लालू जी ने ब्लॉक से लेकर जिला तक सदन तक भेजने का काम किया। यही बात सुनिए, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को सांसद बना के भेजा, नाच करने वाला सहदेव पासवान को विधायक बना करके भेजा, जो आदमी नाली में पड़ा हुआ था उसको सदन तक पहुंचाया। उनको तो जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी क्या है? लूट रत्न क्या है सम्राट चौधरी? उप मुख्यमंत्री। किनके बेटा हैं? उनके पिताजी का नाम जानते हैं? आप सम्राट चौधरी से पूछिए कि आपके पिताजी जब राजनीति शुरुआत करने के बाद जब से लालू जी के संपर्क में आए उनके पीछे भी चलते थे। सबसे बड़ा दोषी तो उनके पिताजी है कि जब उतने बड़ा लुटेरा लालू जी थे, उनके बाबूजी का लालू जी के दौरे थे। बिहार में शराबबंदी नहीं, कौन शराबबंदी? अरे भगवान है, शराब मत बोलो, भगवान शराब बोलो। शंकर भगवान को आप देखे हुए हैं? अरे शंकर जी को, राम जी को, कृष्ण जी को ना आप देखे ना हम देखे, मान रहे हैं। हर जगह व्याप्त है, कण कण में है राम। तब वो नया पर आ गया है शराब भगवान। आने वाला पीढ़ी कहेगा इस शराब भगवान है। बहुत जगह देवी देवता को शराब चढ़ता है। आप नहीं मालूम, हम चढ़ाए हुए हैं। कहाँ गए थे? एक जगह चढ़ाए हुए थे। दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह। नहीं मिलना चाहिए। इतने बड़े जननेता, इतने बड़े नेता जो आम बने, देश ही नहीं पूरे जगह जहाँ इनके जो कहा जाए कम है, स्वाभाविक रूप से इनको मिलना चाहिए। और जो बातें लोग जो कर रहे हैं भाजपा वाले, वो तो जानते ही हैं। उन लोगों का तो उनकी मानसिकता से आप अच्छी तरह पढ़ते हैं। जुमलेबाजी के अलावा उनको और कुछ है नहीं। जनता को दिग्भ्रमित करना उनका काम है। और हमारी लूट रत्न अब कौन अपने कौन से रत्न है, अभी पगड़ी उतार रहे हैं, उनसे समझिए ना कि क्या स्थिति है। तो इन लोगों के बात का कोई मतलब है नहीं। सही रूप से मिलना चाहिए और जल्द मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर अधिवक्ता संघ में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से होने वाली 8वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन को लेकर समिति प्रमंडल अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर धर्मनाथ प्रसाद यादव ने समिति के बारे में एवं समिति के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि समिति अधिवक्ताओं की समस्या के समाधान हेतु काम कर रही है। धर्मनाथ यादव ने कहा कि यह इकलौती संस्था है जो अधिवक्ताओं के हितों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। समिति की 5 सूत्री मांगों में कुछ तो पूरा हुआ है और कुछ को पूरा करवाने में हमें जो भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। बस आप सबों का साथ ज़रूरी है। आगामी 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाली राष्ट्रीय महाअधिवेशन की आज तैयारी समिति की बैठक है, जिसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई है।
वहीं प्रमंडलीय अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि समिति के राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी जोर शोर से हो रही है। हमें काफ़ी प्रसन्नता है। मुजफ्फरपुर में पहली बार समिति का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ चिंतन होगा, जिसमें बिहार ही नहीं देश के विधि विशेषज्ञ जुटेंगे। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रजनीकांत अपने पूरे सहयोगियों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। मौके पर समिति के पूर्व महामंत्री रणविजय सिंह, श्वेता कुमारी, ब्रिजभूषण राय, प्रवीण कुमार, ज्वाला प्रसाद राय, नरेंद्र कुमार यादव, सुधीर कुमार ओझा, अशोक कुमार, दिनेश राउत, हरे कृष्ण माधव, अरविंद कुमार गुप्ता, संजय कुमार, काजिम अली, पंकज कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार ठाकुर, राम सरोज, ऋषिनाथ चौधरी, मनोरमा शरण, दिव्यांश, अनुपम, विमलेश कुमार, दीपक कुमार, सुमित कुमार, विकास कुमार, अर्जुन पासवान, सूरज कुमार, माधव शर्मा, संतोष कुमार झा समेत तमाम अधिवक्ता उपस्थित थे। का प्रेस वार्ता आगामी 30 नवंबर 2024 को आयोजित की जा रही है अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का यह 8वां वार्षिकोत्सव समारोह होगा। उसी के लिए मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन 30 नवंबर 2024 को जिला सभागार में आयोजित की जाएगी। उसी की तैयारी के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार स्टेट बार काउंसिल उपस्थित हुए हैं, जो हम लोगों को तैयारी के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। बहुत सुंदर सवाल और सुंदर समय में हम लोग एकत्र हुए हैं। आज का दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की राष्ट्रीय बैठक पहली बार मुजफ्फरपुर ज़िले में ये 8वें सम्मेलन के रूप में मनाने का निर्णय लिया हम लोगों ने। उसी के संदर्भ में आज उसकी तैयारी कैसे हो, उसमें क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट्स है, किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन कौन समस्याओं की बात की जाएगी, इन तमाम बिंदुओं पर विचार के साथ साथ तैयारी कैसे उसकी होगी, उस पर विशेष रूप से अभी बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बीच में आप लोगों से मुखातिब होते हुए जितना निश्चित तौर पर आग्रह करना है कि बिना आपके सहयोग का, यानी मीडिया के बिना सहयोग का कोई भी कार्यक्रम सफल होना और असफल होना दोनों निर्भर करता है। इसलिए आग्रह है इस बात के लिए कि जो चीज़ें आप सबके सामने दी जा रही हैं उसे कृपया आप प्रकाशित करें और लोगों तक पहुंचावें, ताकि लोगों को लाभ इससे मिल सके। और जब अखिल भारतीय अधिवक्ता समिति 2016 में गठित हुई और 17 और 18 में आकर इसका निबंधन हुआ। इसका निबंधन संख्या 519/1718 है। ये एक लौकिक संस्था है भारतवर्ष में वकीलों की, जिसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो है वो विशिष्ट स्थान रखे हुए हैं। इसके जो उद्देश्य है बैनर पर आप देख रहे होंगे, न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले, तीनों लिंगों की समस्या के समाधान की दिशा में पहल करना इस समिति का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये तीनों विंग मिल करके करते क्या हैं? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ठीक करते हैं। यदि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी आई तो तीनों की समस्या में से कोई समस्या यदि रह गई जो अधूरी रहती है तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बाधित होता है। और जब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बाधित होगा तो न्याय बाधित हो जाएगी और आम पब्लिक को उसे कष्ट हो जाता है। इसलिए तीनों को लिया गया, लिटिगेंट्स को भी और फिर न्याय दिलाने वाले वकील को भी, न्याय देने वाले जजों को भी। ये तीनों विंग मिल करके जो समस्याओं के समाधान करते हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, उसमें जो कमी हुआ करती है
या जो उसकी समस्या होती है, जिसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अवधान व्यवधान पैदा होता है, उन्हीं समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करना ये समिति का प्रमुख उद्देश्य है। ये समिति काम करती है 5 स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, स्टेट स्तर पर और देश के स्तर पर। ये 5 लेयर हैं इसके संगठन के, और इस संगठन के तहत में मुख्य रूप से हमारे जो विंग काम करते हैं उसमें 3 विंग मुख्य रूप से हैं। एक विंग हमारा है महिला विधि प्रकोष्ठ, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं जो अधिवक्ता हैं, जो न्याय के कार्य में सहयोग किया करती हैं, वैसी जमात का एक अलग प्रकोष्ठ बना हुआ है इसके अंदर, जो वो लोग काम करते रहते हैं। दूसरा है युवा विधि प्रकोष्ठ। युवा विधि प्रकोष्ठ में युवा अधिवक्ताओं को शामिल किया जाता है, उनका एक विंग है, वो एक विंग काम करता है। और जनरल है, जनरल वकीलों के लिए एक विंग। ये मुख्य रूप से 3 विंग काम करते हैं इसके अंदर में। ये तीनों विंग की आज पदाधिकारियों की यहाँ एक बैठक होगी, जिसमें वो लोग सारे मिलकर के विचार करेंगे कि अगला जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 1 दिवसीय 30 नवंबर 24 को, इसकी सफलता के लिए क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी तैयारी करेंगे। ये समिति निश्चित तौर पर वकीलों के ही केवल नहीं, बल्कि वकीलों के साथ साथ जजों की समस्या के बारे में भी और लिटिगेंट्स की समस्या के बारे में भी मुख्य रूप से प्रकाश डालती रहती है, प्रयास करती है। ऐसे अवसर पर हम अभी आज इकट्ठे हुए हैं, उसका एकमात्र हमारा उद्देश्य यही है, 30 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय 1 दिवसीय महाधिवेशन को सफल कैसे बनाया जाए। मेरे साथ आए हुए हैं हमारे पूर्व महामंत्री रणविजय सिंह जी, और अभी कोषाध्यक्ष हैं श्वेता जी स्टेट की, ये भी आई हुई है। बाकी पदाधिकारी हमारे, जैसा कि परिचय दिया हमारे उमेश बाबू ने, उमेश बाबू अभी तिरहुत मंडल के अध्यक्ष हैं, और इनके साथ जो कमेटी है उसका सफल हो और उसमें सारी समस्याओं को लिया जाएगा। यानी हमारी जो मांगे हैं 25 सूत्री, समिति की मांगे हैं 25 सूत्री। उस 25 सूत्री मांगों में कुछ मांग हमारा संबंधित है राष्ट्र के केंद्र से, कुछ संबंधित है राज्य सरकार से, कुछ संबंधित है BCI से, कुछ है स्टेट काउंसिल से। जिन विभाग से हमारा संबंधित है वो मांग, उन विभागों के बारे में हम उससे पहुंचाते रहते हैं उसी स्थिति को। तो इस पर पूर्णतः विचार करना ये समिति के अधिवेशन में किया जाएगा, और उसमें मुख्य रूप से डिमांड को जोड़ना, डिमांड को घटाना, ये सब अधिकार समिति को उस समय मिलता है जो 30 नवंबर को संभवतः ये होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।